हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो जनरल स्टडीज़ की बुक है इसके वीडियो सॉल्यूशन के साथ। बुक की भी बात करें तो बुक में भी आप सबको पता हो कि यहाँ पे बुक में भी हर एक क्वेश्चन का आप सबको डिटेल सॉल्यूशन जो है वो दिया गया है। और कोशिश की गई है कि आप सबको जो टीसीएस जैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम रेलिवेंट 25,000 क्वेश्चन आप सबके लिए तैयार किए गए हैं। और इन्हीं क्वेश्चन का जो है आप सबको दिया जा रहा है वीडियो सॉल्यूशन भी। तो वीडियो सॉल्यूशन भी है आप सबके लिए यहाँ पे। और हम लोग जो है अपनी क्लास में चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। चैप्टर वाइज से आप सबको सब्जेक्ट की जो वेटेज है उसके बारे में भी आप सबको यहाँ से आइडिया होता चलेगा। तो वो भी जरूरी है आप सबके लिए जानना कि आप सबको पता चले कि किस सब्जेक्ट की एग्जाम में वेटेज कितनी रहती है। जैसे अब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप सब देखेंगे इन 6500 क्वेश्चनों में से लगभग जो है 900 के करीबन क्वेश्चन जो वो ज्योग्राफी से हैं। स्टैटिक की बात करेंगे तो आजकल हर एग्जाम में स्टैटिक जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे भी देखिएगा 2100 के करीबन जो क्वेश्चन है 6500 में से वो स्टैटिक जीके के लिए गए हैं। और हिस्ट्री की बात करोगे तो 1000 के आसपास क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हिस्ट्री से हैं आप सबके। तो काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन आप सबको देखने के मिलेंगे। तो स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा यानी 1/3 के आसपास तो स्टैटिक जीके का ही वेटेज रहता है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोग जो क्लास में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से अपने टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। और इसके बाद फिर हम जो है अपने महाद्वीप से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, महासागरों से पूछे गए हैं, उनको भी आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा सबसे पहले देखते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन है 50 तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे। आज हम लोग 51 से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों से एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है 1 डिग्री लैटिट्यूड जो 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली डैश किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये आप सबको ध्यान होगा 111 किलोमीटर के बराबर होता है दोस्तों। कितने के बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे कि जब पृथ्वी का जो है अपना एक चक्कर पूरा करती है तो 1 घंटे में कितने जो है डिग्री वो कवर रोटेट करते हैं। तो एक वो पूछा हुआ था। तो पृथ्वी अपना जो है अक्ष पे 24 घंटे में लगभग एक चक्कर पूरा करती है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टोटल समय लगता है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार होती है अर्थ की। तो वहाँ से हमने उसको सीखा भी था कि 36 जो 360 जो होता है एक रिवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का। और टोटल समय 24 घंटे का होता है। तो 360/24 करा था 15 वहाँ पे डिग्री आया था। ऐसे यहाँ पे आप सब ध्यान रखोगे एक जो है डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर इसके बाद हमारा थ्रो विच द फॉलोइंग स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? हम लोग पढ़ के थे कि भारत जो है भूमध्य रेखा के कहाँ पे स्थित है? उत्तर में स्थित है, हमसे पूछा था, है ना। और जो 23.5 डिग्री है वो क्या हो गया भैया? कर्क रेखा है। और हमसे पूछ रखा है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो हम लोग पहले पढ़ के आए थे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? तो 8 स्टेट्स है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो ऐसे करके एक नाम से भी आप सबने उसको याद कर रखा होगा, गमछा करके, है ना। इससे भी आपने याद करा होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया तरीके से याद हो सकता है, जिससे आप सबको थोड़ा आसान भी रहेगा। ठीक है, तो ऐसे चलिए फटाफट से एक बार याद कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। कि पहले नंबर पे पूछेगा तो इससे ध्यान रखोगे कौन सा राज्य हो गया दोस्तों? गुजरात राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इस एम से याद करोगे तो दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश राज्य हो गया है। इस 6 से याद करोगे तो तीसरे नंबर पे कौन सा हो गया दोस्तों? फटाफट से रिवाइज कर लीजिएगा, कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया है आपका। उसके बाद 6 से यहाँ पे 4th नंबर पे याद करोगे तो झारखंड हो गया है। कौन सा है दोस्तों? झारखंड। इससे याद कर लीजिएगा 5th नंबर पे आपका राजस्थान हो गया है। कौन सा हो गया? राजस्थान। नहीं तो मैप को देखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच से ये जा रही है, आप सबको याद भी हो जाएगा। एक बार मैप को भी देख लीजिएगा जब आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी जरूरी होता है कि आप एक बार कम से कम जो है 10-15 दिन में तो एक बार मैप को थोड़ा स्टडी कर लिया करें। इससे क्या हो गया दोस्तों? मिजोरम हो गया है। क्या हो गया? मिजोरम हो गया है। इस तरह से जो है आपका त्रिपुरा हो गया है, त्रिपुरा। तो ये 7th हो गया है। और इस लास्ट पे से आप सब जो है पश्चिम बंगाल को आंसर कर देंगे। तो पश्चिम बंगाल आप सबका यहाँ पे हो जाएगा। ये टोटल आपके 8 हो गए हैं। इसके साथ लास्ट क्लास आप सबको याद होगी, फटाफट से रिवाइज करो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के जो कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से जो है ये गुजरती है। उनमें भी आप सबको बताया था। फर्स्ट नंबर पे क्या था? यूपी ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़। कौन सा ध्यान रखोगे दोस्तों? छत्तीसगढ़। और उसके बाद जो है आपका उड़ीसा। तो इन 5 राज्यों से जो है आपका 82.5 डिग्री जो भारत का मानक मध्याह्न रेखा है वो गुजरती है। जीएमटी से 5.5 घंटे आगे। अब यहाँ से पूछा है कि असम में गुजरती है ना, मिजोरम है।
मिजोरम से गुजरती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही आंसर होगा। नागालैंड से भी नहीं है, मणिपुर से भी नहीं, तो ये 5 आप सबके सामने है, इनसे जो है आपकी कर्क रेखा पास होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ, फिर इसके बाद देखो जरा आगे। On which day of the year is the earth farthest from the sun at a position called aphelion? वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, जिसे अपशोर भी कहा जाता है? तो मैंने दोनों ही पॉइंट आप सबको पहले बताए हुए, फटाफट से रिवाइज कर लो अगर पीछे की क्लास को नहीं देखे हो तो। अपशोर हो गया है आपका, और एक क्या होता है, उपशोर हो गया है। अपशोर और उपशोर दोनों ध्यान रखने हैं हमारे। यहाँ पे जो है इसको क्या कह दिया, अपशोर को एपिहेलियन के नाम से जाना गया है, एपिहेलियन हो गया है। और ये आपका जो है पेरिहेलियन करके हो गया भाई, पेरिहेलियन जो है, इसको ध्यान रखेंगे आप सब। इन दोनों में जो क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है एक बार, जैसे इसे याद कर लो, पी से ध्यान रखो, पेरिहेलियन पास आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो मिनिमम हो जाती है। सन के बीच में और अर्थ के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो मिनिमम हो जाती है, कम से कम हो जाती है, मिनिमम दूरी हो जाती है। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है सर 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी को। वो दूरी हो कितनी जाती है, तो 147 मिलियन में लिख देते हैं, ठीक है, 147 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। और यहाँ पे अगर बनाओगे तो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाता है। कितना हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और वो होता कितना है दोस्तों, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर कह देते हैं, नहीं तो फिर 152 मिलियन किलोमीटर लिख देते हैं, 152 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। तो ये वाला हो गया सबसे आप सबका। ये कब होता है, तो ये होता है सर 4 जुलाई को। ये कब होता है भाई, 4 जुलाई को। और ये कब होता है, 3 जुलाई को, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। तो ऐसा कब होता है, 3 जनवरी को। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम हो जाती है तो कब होता है, 4 जुलाई को ऐसा होता है। तो वो बता दिया 152 मिलियन। लास्ट क्लास में इतना पूछा हुआ था कि कितनी होती है, एपिहेलियन कितना होता है। अब ये पूछा है कि कब होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 अगस्त गलत है, 23 अक्टूबर, 12 मई। सही आंसर क्या है, 4 जुलाई को होता है। कब होता है, 4 जुलाई को होता है। एसएससी सीएचएसएल ने 19 अक्टूबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में से पूछा है, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, जिसे अपसोर भी कहा जाता है। पर होती है, कब होती है भैया, 4 जुलाई पर होती है। बताओ जरा, समझ पाए हैं क्वेश्चन को आप सब? देखो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद लाइन्स जॉइनिंग लोकेटेड एट इक्वल ट्रेवल टाइम फ्रॉम ए कॉमन सेंटर और कॉल्ड। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? समलवण, जहां पे लवणता समान होती है। जहां पे क्या समान होती है, लवणता समान पाए होती है, लवणता उसको कहते हैं लवणता। जहां पे लवणता समान होती है वो हो जाएगा समकालिक, आइसोक्रोन्स। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समभार तो ये प्रेशर वाला हो गया। एक बार इन सबको जरा देखना, देखो जरा, समलवण है जहां पे लवणता समान होती है। इंग्लिश में भी कई बार ऐसा जो लिख दिया था ना इस ऑप्शन में समलवण, ये समलवण लिखा नहीं आता है, ज्यादातर ये आइसो हेलाइन करके लिखा होता है। तो इंग्लिश वाले वर्जन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जहां लवणता समान होती है उन सभी पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा कहलाती है। बस बाकी सब है सेम पॉइंट पे मिलती हैं, प्रेशर वाले सभी मिलते हैं तो उसको आइसो बार कह देते हैं, यानी समदाब कह देते हैं। खाली आपको नाम ध्यान रख लेना है उन सब का कि कहते क्या है, इसमें दिक्कत नहीं है। आइसो हेलाइन ये लवणता वाला हो गया, बार प्रेशर को मापने की एक इकाई है, तो आइसो बार आप सब बहुत आसानी से समझ गए हैं। समगहरी है जो आइसो बात, जो बराबर गहरी लाइन है उनको मिलाने वाली रेखा क्या हो गई है, आइसो बात हो गई है। समोच्च जो समान हाइट पर है उसको क्या बोल दिया, आइसो हाइप्स बोल दिया है, या हिंदी में बोलते हैं समोच्च, यानी समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, आइसो हाइप्स कहलाएगी। उसके बाद समवर्षा, आइसो हाइट्स हो गया, ये हाइप्स था ये हाइट्स हो गया है, ठीक है। जिसमें समवर्षा, समान वर्षा वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा। सममान, आइसोप्लिथ, जहां पे किसी तत्व या एलिमेंट का मान बराबर हो उन सब पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, सममान रेखा कहलाएगी। उसके बाद समधूप, जहां पे बराबर धूप पड़ती हो वो हो जाएगा आइसोहेल। एंड समान टेम्परेचर वाला क्या होगा, आइसोथर्म हो जाएगा। ये सेम सेम मिलाने वाले हैं, बस आप सबको इनको इंग्लिश का वर्जन और इनको थोड़ा हिंदी में जो नाम दे रखा है उसको एक बार आप सबको ध्यान रख लेना है। आई होप आप सबको अब ये क्लियर हो गया। आइसोहेलाइन, आइसोबार, आइसोबात, आइसोहाइप्स, आइसोहेट्स एंड आइसोप्लेथ, आइसोहेल एंड आइसोथर्म। थर्म मीन्स टेम्परेचर, बार मीन्स प्रेशर हो गया है, हाइप्स हो गया ऊंचाई, जो हेट्स लिखा हुआ है ये वर्षा से संबंधित हो गया है,
प्लिथ का मतलब आइसोप्लिथ, प्लिथ मतलब लेवल होता है, वैसे PLIT लिख देते हैं ना, तो प्लिथ हमारे घर का जो लेवल होता है ग्राउंड, वैसे तो ये किसी मान जो होता है ना सम मान हो गया है, मतलब किसी एलिमेंट की वैल्यू जो है जो बराबर रहती है जहां पे उन सब केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ये वाली होती है। तो इन सबको भी आप सबको ध्यान रख लेना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, आप सब देख रहे हैं ये चीजें पेपर में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। फिर इसके बाद भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल आर नोन एज, इक्वेटर टू पोल आर नोन एज, क्या कहते हैं भैया इनको? अक्षांश के समांतर, ध्रुवों के समांतर इनको अक्षांश के समांतर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हो जाएगा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। सीपी कई बार जो है डायरेक्टली डेफिनेशन आप सबसे पूछी जा रही हैं, तो इनको आप सब डेफिनेशन के रूप में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद When does the entire earth experience equal day and nights, जब दिन और रात बराबर होते हैं। साल में ऐसा 2 बार होता है, साल में ऐसा कब होता है दोस्तों? 2 बार होता है, एक बार 20 मार्च को होता है, एक बार 23 सितंबर को होता है। 20 मार्च और 23 सितंबर साल में ऐसा 2 बार होता है कि दिन और रात क्या होते हैं? बराबर। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई देखो ये अब इसके बाद क्या होगी, रातें छोटी होने लग जाती हैं, या कहते हैं दिन बड़े होने लग जाते हैं, तो उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं डे ऑफ इक्विनोक्स, डे ऑफ इक्विनोक्स। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, उसको विश्व का दिन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे ना आप सबको ध्यान ही रखना है बस कब बराबर होते हैं, तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट देखिएगा 57, नेम द स्टेट कैपिटल लोकेटेड 530 मीटर्स अबोव द सी लेवल बिटवीन 93 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड 27 नॉर्थ लैटिट्यूड। 93 पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं। भाई ये बहुत इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही पढ़ते हैं, तो जब TCS में आए तो एक बार आप सब इनको ध्यान रख सकते हैं। ईटानगर है, ईटानगर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सब बताइएगा ईटानगर कैपिटल जो, इतना तो पता होना चाहिए ईटानगर जो किस राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट देखो इसके बाद, The physics phenomena when in polar region like Alaska and northern Canada, a splendid display of the colors is seen in the sky is called, क्या कहते हैं भाई? अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिकी घटना जिसमें आसमान से रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्या कहलाती है? उसको क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुवीय ज्योति, तारों की बौछार, सक्रिय मंदाकिनी नाभिक, सितारों की स्वाभाविक चमक, तो उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिसिस। ऑरोरा बोरेलिसिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का? ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। इसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग हैज इट्स लैटिट्यूड विद 1 डिग्री ऑफ दैट्स ऑफ न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली से 1 डिग्री, निम्नलिखित में से किसका नई दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है? 1 डिग्री के भीतर जो अक्षांश दिया गया, अमरनाथ गुफा, इस्लामाबाद शहर, ढाका शहर और माउंट एवरेस्ट। तो ये किसका हो जाएगा भाई? यहाँ पे 1 डिग्री के भीतर का मतलब हो गया है जैसे दिल्ली की अगर बात करोगे, दिल्ली की बात करोगे, और जैसे दूसरा जो है माउंट एवरेस्ट हो गया है, माउंट एवरेस्ट का 1 डिग्री के भीतर, तो ये 87.9 नॉर्थ से लेके जो है 86.9 ईस्ट तक, यानी 1 डिग्री के भीतर हो गया है। तो ऐसा जो है किसका हो गया भैया? ये माउंट एवरेस्ट का हो गया। तो ऑप्शन जो होगा हमारा सही 87.9 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 86.9 डिग्री पूर्वी हो गया है देशांतर। तो माउंट एवरेस्ट का ध्यान रखोगे आप, जो 1 डिग्री के भीतर हो गया है आपका, भीतरी अक्षांश है 1 डिग्री भीतर, तो किसका हो गया? ये माउंट एवरेस्ट का है। और ऐसा ही जो बताया दिल्ली की तरह, दिल्ली का भी बताया इसी तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर इसके बाद अब जो है ज्योग्राफी में हम लोग कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन से संबंधित पढ़ेंगे। महाद्वीप और महासागरों से संबंधित जो क्वेश्चन यहाँ पे TCS के पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक करके यहाँ से जान लेते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। देखो जरा, सबसे पहला पूछा हुआ है द परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर फाउंड इन ओशियन इज, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो महासागर जल का प्रतिशत पूछा हुआ है, तो कहते हैं ना इतना प्रतिशत जल जो है वो खारा है, तो कितना प्रतिशत है? 97.2% हो गया है।
तो महासागर में पाया जाने वाला। बाकी आप सबको पता है कि लगभग जो है 70% के आसपास जो है पूरे संपूर्ण धरातल पर जल का साम्राज्य है। तो इसको रेशियो में भी बांटते हैं, तो 7:3 के रेशियो में हम लोग नॉर्मली इसको लिख के आते हैं। तो 7 पे हो गया है हमारा जल और 30 पे हो गया है आपका स्थल करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फिर इसके बाद देखो, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है। एक बार आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इंटरनल स्ट्रक्चर के संबंधित यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप सब भी जो है मेरे साथ इन चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग सबसे नीचे बनाते हैं कोर, उसके बाद हम लोग बनाते हैं ऊपर मेंटल, उसके बाद बनाते हैं हमारा क्रस्ट, जिसको क्या बोल देते हैं हम लोग, भूपर्पटी। तो पहले नंबर पे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनके नाम, फर्स्ट वन करके आता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रस्ट इंग्लिश में, और हिंदी में कह देते हैं इसको भूपर्पटी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाला जो हमारा पोर्शन हो गया है, इसको कहते हैं 2 नंबर डाल के लिखा मेंटल, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मेंटल। एंड द थर्ड वन जो ये सबसे अंदर लिखा हुआ है, ये हो गया है हमारा केंद्रीय भाग, जिसको कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, आज देखना बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आप सबको यहाँ से मिलने वाले हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने आप सबसे कहा कि ये जो है अंदर कितनी मोटाई तक होता है, तो ये लगभग 29 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई होती है। ठीक है, 34 किलोमीटर के आसपास, सॉरी 34 किलोमीटर के आसपास। और ये अंदर वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो है लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास रहता है, 2900 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अब देखिए यहां से सबसे पहला ही हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि पृथ्वी की महाद्वीपीय की जो भूपर्पटी है, जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, मोटाई जो है वो कितनी है। तो अब देखो 2.5 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, तो लगभग में पूछ लिया है, तो हम लोग कितना आंसर कर देंगे यहाँ पे इसका, 30 किलोमीटर बिल्कुल हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछता है यहाँ से, फर्स्ट वन तो हम लोग ये देख लेंगे कि क्रस्ट के अंदर क्या पाया जाता है, तो आप सबका आंसर क्या होगा, सियाल और सीमा पाए जाते हैं। सर लास्ट क्लास में बताए थे, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशिया। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 22% क्रस्ट यानी भूपर्पटी संपूर्ण पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जो वो घेरे हुए हैं, तो मात्र 0.5% भाग जो है वो इसके पास है। ये बातें आप सबको इसकी ध्यान रख लेनी है। और डेंसिटी अगर आप सबसे पूछ रहा है डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो वो इसकी डेंसिटी हो गई है। उसके बाद मेंटल के बारे में देखिएगा, मेंटल में सबसे पहला तो पॉइंट हो गया है, जैसे वहाँ पे सियाल और सीमा है, यहाँ पे मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हो गए हैं हमारे मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। उसके बाद आप सब लिख सकते हैं कि ये संपूर्ण पृथ्वी का जो है कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं, तो क्या आंसर कर देंगे यहाँ से, सबसे ज्यादा जो 16% भाग, 83% भाग हो गया है क्या इसका। और उसके बाद अगर आप सबसे पूछे यहाँ से एक और पॉइंट यहाँ पे कि डेंसिटी जो है इसकी कितनी है, इसकी डेंसिटी अगर आप सबसे पूछेगा तो 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो इसकी डेंसिटी है। 5.5 जो है ये अपनी अर्थ की अगर आप सबसे पूछता है तो ये अर्थ की डेंसिटी हो गई है। ध्यान दीजिएगा एक बार, ये किसकी डेंसिटी हो गई दोस्तों, ये अर्थ की डेंसिटी हो गई है 5.5 ग्राम करके। तो इसको भी आप सबको ध्यान रख लेना है, 5.5 ग्राम करके। ठीक है, चलो तीसरे नंबर पे देखो, कोर है हमारा केंद्रीय भाग लिखा हुआ है। कोर जो है इसमें क्या पाया जाता है भैया, निफे पाया जाता है। निफे का मतलब हो गया, Ni से मतलब है निकेल, Fe से मतलब क्या हो गया, फेरस हो गया। कल की क्लास में पढ़े थे चुंबकीय वाला पॉइंट, तो वो इसी से संबंधित यहाँ पे बताया गया था। ये संपूर्ण पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए, 16% है। अगर आप सबसे पूछ रहा है इसके डेंसिटी यानी घनत्व कितने प्रतिशत है, सॉरी प्रतिशत नहीं, घनत्व कितना है, तो क्या आंसर कर देंगे यहाँ पे हम लोग, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका घनत्व है। ये कुछ जो बातें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है जो आप सबको ध्यान ही रखने हैं। यहाँ पे आंसर यहीं से आप सब कर पाए हैं। चलो अभी देखो, फिर आप सब अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, एक बार बोर्ड पे नजर डालो और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, हाउ थिक इज द लिथोस्फियर, स्थल मंडल जो है वो कितना मोटा है। 25 से 45 किलोमीटर हो गया है, 10 से 25 किलोमीटर हो गया है, 10 से 200 किलोमीटर हो गया। सबसे ऊपर लेयर में पढ़ते हैं, स्थल मंडल जो है वो कितना हो गया है, 10 से 200 किलोमीटर जो है ये हो गया है, 10 से 200 किलोमीटर आप सब ध्यान रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। इसके बाद
पृथ्वी का क्रोड, क्रोड बोले तो कोर, अर्थ कोर इज मेनली मेड ऑफ, सर क्या बताए थे, निफे बताए थे, सर क्या बताए हैं, निफे बताए। Ni का मतलब निकेल, Fe का मतलब क्या हो गया, फेरस हो गया है। यहाँ ढूंढ लो, निकेल और तांबा लिखा है, निकेल और एल्यूमिना लिखा है, निकेल और लोहा लिखा है। लोहे का मतलब क्या हो गया, फेरस हो गया है। Fe को आयरन ना लिखे क्या लिखा गया है, तो फेरस का मतलब ये होता है कि जिसमें आयरन मुख्य रूप से पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इसको फेरस कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद। मेरियाना गर्थ किस महासागर में स्थित है, मेरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशन। मेरियाना गर्त जो है संपूर्ण पृथ्वी की बात कर लें तो सबसे निचला स्थल है, तो ये कहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे दोस्तों, प्रशांत महासागर में। गहराई अगर पूछ रहा है ना तो 11,022 किलोमीटर है, 11,022 किलोमीटर। अगर पृथ्वी पे सबसे ऊंचा पार्ट आप सबसे पूछ रहा है तो क्या हो जाता है, माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाता है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पार्ट हो गया है आप सबका पृथ्वी पर। तो कहते हैं माउंट एवरेस्ट और पृथ्वी की गहराई सबसे, इन दोनों के बीच का अंतर लगभग कितना हो जाता है, तो 20 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है, तो 20 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये हाईएस्ट पीक हो गया है, संपूर्ण पृथ्वी का सबसे ऊंचा पार्ट है, हाईएस्ट पीक बोल दिया, चोटी सबसे ऊंची। ये सबसे गहरा हो गया प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्थ। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी कहाँ पे, नेपाल में, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा फिर इसके बाद। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रपोजेस दैट द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू डैश मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। मेजर प्लेट्स हैं, आगे मैं आप सबको उनके नाम बताऊंगा। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। तो 7 बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो आप पहले से इस चीज को माइंड में सेट रखिएगा कि प्लेट टेक्टोनिक के साथ जो आपका स्थल मंडल है उसको 7 बड़े प्लेटों में, या 7 बड़े जो प्लेट है उनमें और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर इसके बाद। द क्रस्ट इज द अर्थ आउटरमोस्ट लेयर दैट इज लेस देन -% ऑफ अर्थ बाय मास विद ओशन क्रस्ट एंड कंटिनेंटल क्रस्ट ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ मोर फेल्सिक रॉक्स। भूपर्पटी यानी सबसे ऊपर वाली पृथ्वी की सबसे बाहरी परत हो गई है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से -% से भी कम है, जिसकी समुद्री परपटी पर एवं महाद्वीपीय परपटी का अधिकांश हिस्सा फेल्सिक चट्टानों से बना हुआ है। तो उसमें फेल्सिक चट्टाने भी है। तो कितना बताया था, 0.5% लिखा था। बाय वॉल्यूम कितना प्रतिशत घेरे हुए है भूपर्पटी कर्कश, तो कहा था 0.5% के आसपास। तो कितने प्रतिशत से भी कम है, तो 1% से भी कम है। तो क्या आंसर हो गया अपना, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। आज मैं बता रहा हूं ना, वो जितना सा डायग्राम बना है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो काफी सारी चीजें वहां से, तो उसको ध्यान से आप सबको समझ लेना है और तभी आप सब आगे की क्वेश्चन कर पाओगे। एक बार कॉपी में चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो, अपनी बुक में भी ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर अपना क्वेश्चन, द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कोल्ड। अब मेंटल को भी 2 लेयर में बांटा गया है, तो अपर पोर्शन जो है वो क्या है, दुर्बल मंडल है, थोड़ा कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया ऊपर वाला। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर हो गया है, तो दुर्बल मंडल। ऑप्शन क्या आंसर ध्यान रखोगे, डी ध्यान रखोगे। और ये किसका हो गया, ये मेंटल का हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा फिर इसके बाद। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश। कितना पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत जो है वो मीठा पानी है। तो मीठा जल कितना प्रतिशत है भाई, 97% कहते हैं ना कि खारा है 97.2, तो कितना प्रतिशत मीठा बच गया है, फिर 2.7% बच गया है। 2.7% मीठा हो गया, 2.1 के आसपास जो वो ग्लेशियर से हो गया है। तो सही आंसर क्या हो गया, 2.7% जो है वो आपका मीठा जल हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर इसके बाद। मोमेंट ऑफ फॉल्ट लाइन्स कैन केज। भ्रंश रेखाएं जिनको फॉल्ट लाइन कह दिया है, डैश का कारण बन सकती हैं। किसका कारण बन सकती हैं ये, तो ये बाढ़ का, अचानक बारिश का, या फिर भूकंप का। तो किसके कारण बन सकती है भैया, ये भूकंप का कारण बन सकती हैं। भूकंप को स्टडी करने के लिए जो है क्या कहलाता है भैया, सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है उसको, क्या कहते हैं हम लोग, सिस्मोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता है, सिस्मोलॉजी हो गया है। और भूकंप को इंटेंसिटी को मेजर किस में करते हैं, अर्थक्वेक इंटेंसिटी जो है वो किस में मेजर की जाती है, तो वो हो गया रिएक्टर स्केल पे। किस पे मेजर की जाती है, तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ इज मेजर किस में भैया, ये रिएक्टर स्केल हो जाएगा, रिएक्टर स्केल पे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्ट लाइन्स जो है वो भूकंप का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ से देखो जरा। हाँ क्या लिखा हो, एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली जो है हर 3 से 7 वर्षों में एक बार प्रकट होती है। एल नीनो वो भी सेम है,
प्लेट टेक्टोनिक्स की तरह ये भी हर 3 से 7 वर्षों में एक बार प्रकट होती है, एल नीनो करके भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आओ इसके बाद फिर। अब जो 7 प्रमुख प्लेटें हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1 नंबर पे लिखा हुआ है अफ्रीकी हो गया आपका, उसके बाद जो है आपके अंटार्कटिक की प्लेट हो गई है, उसके बाद यूरेशियन की प्लेट हो गई। इन 7 भागों में जो है प्रमुख प्लेट जो प्लेट टेक्टोनिक है इसको बांटा गया है। उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन वाली, इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है। उसके बाद हो गया उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई है, एक प्रशांत वाली है और एक जो है दक्षिण अमेरिकी है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के ऊपर जो है इन 7 प्रमुख प्लेटों में बांटा गया। उसके अलावा बहुत सी छोटी प्लेटें भी है जिनको ध्यान रखोगे। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है वो आप सब देख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखिएगा क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। देखा ना, मुख्य टेक्टोनिक प्लेट नहीं। इस पे 3 क्वेश्चन ऐसे बने हैं ना। पहले नंबर पे तो आपसे यही पूछा हुआ है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के ऊपर जो है वो कितनी मुख्य प्लेटों में विभाजित किया गया है, तो 7 मुख्य प्लेटों में विभाजित किया गया था। उनमें से अब कौन सी नहीं है, तो एक प्रशांत प्लेट तो अभी पढ़ के आए, ये भी है। अब यहाँ से बताया था कि अटलांटिक और अफ्रीकी वाली प्लेट भी है, तो उसके बाद बताया था कि इंडो वाली भी है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन भी है, तो उसमें न्यूजीलैंड भी आ गया, ये वाली प्लेट भी है। तो नाजका जो प्लेट लिखा हुआ ना, ये वाली 7 मुख्य प्लेटों के हिस्से में नहीं है। तो ये प्रशांत और इंडो के बीच में आती है, कि छोटी प्लेट के रूप में इसको कहा जाता है। तो नाजका प्लेट जो होगा ये वाला हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट है फिर हमारा इसके बाद, व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशियन। हिंद महासागर की औसत लवणता जो है वो कितनी है, यहां से पूछा हुआ है। पहला तो एक पॉइंट आप सबको बता दूं कि अगर किसी की लवणता जो है 24.7% या इससे अधिक है तो उसको ठीक नहीं करा जा सकता। अधिक है तो फिर वो जो है वो आप सबका प्योरीफाई नहीं हो सकता है। हिंद महासागर की जो लवणता कितनी है और लवणता को व्यक्त किस में करते हैं, तो 35/1000 जो हो गया है आपका। तो 35/1000 के हिसाब से ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो 35/1000 जो है ये औसत लवणता हो गई है यहाँ पे। और लवणता को व्यक्त भी पूछा जाए आपको किस में किया जाता है, तो प्रति हजार में किया जाता है। तो ऑप्शन भी जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, सुनामी डैश के कारण नहीं होती है। द सुनामी इज नॉट केस्ड बाय, किसके कारण नहीं होती है भाई, सुनामी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समुद्र में हलचल, तो सुनामी आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है। उसके बाद समुद्र के नीचे भूस्खलन से भी हो सकता है और भूकंप से। तो ये तीनों जो है एक मिलते जुलते से पॉइंट आप सबके लिए यहाँ पे लिख दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन हो गया ना हरिकेन, तूफान, तो इसके कारण नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। पीछे पढ़ाई दिए थे कि भूकंप को जो है स्टडी को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप की इंटेंसिटी जो होती है उसको किस में मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल में उसको में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर इसके बाद, द ओशियनिक क्रस्ट ऑफ द अर्थ मेनली कंसिस्ट ऑफ, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत, इसको नाम क्या कह दिया, क्रस्ट। तो ये पढ़ाए थे अभी आप सबको में मुख्य रूप से क्या होता है। ऑप्शन से देख के थोड़ा आइडिया आप सबको लग गया होगा कि जो क्रस्ट है इसमें क्या पाए जाते हैं दोस्तों। तो बताया था सियाल और सीमा पाया जाता है, सियाल और सीमा। इस सियाल से इस एसआई से मतलब क्या हो गया था, सिलिका हो गया है। इस एल से मतलब क्या हो गया आपका, एलुमिना हो गया है, एलुमिना। अब ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पे लिखा है सिलिका और एलुमिना, मैग्नीशियम और निकेल, लोहा और एल्यूमिनियम, और सिलिका और मैग्नीशियम हो गया। तो कहीं देखो या तो सियाल है या फिर सीमा वाला हो गया। तो सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। फर्स्ट वन क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। उसके बाद बारी किसकी आती है, सिलिका। फिर बारी किसकी आती है, एल्यूमिना की बारी आती है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्रस्ट में सियाल और सीमा के साथ आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, सिलिका और मैग्नीशियम। लेकिन हाँ सॉरी, इसमें जो है महासागरीय ऊपरी परत में पूछा हुआ है, महासागरीय ऊपरी परत में पूछा है सॉरी। तो यहाँ पे जो है मैग्नीशिया, सिलिका और मैग्नीशिया वाला हो जाएगा। नहीं तो हम लोग जो है फर्स्ट नंबर पे क्या लिख के आते हैं, पहले नंबर पे जो है कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। सेकंड नंबर पे फिर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिलिका हो गया है। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे तो क्या हो गया, फिर एल्यूमिना हो गया। बाई परसेंटेज कौन सा ज्यादा पाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख लोगे, पहले ऑप्शन पे चले जाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फिर इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। तो ये कुछ पैसेज हो गए हैं जो अलग करते हैं। यहाँ से कौन सा हो गया, अमनदीवी द्वीप समूह, डंकन पैसेज, बिल्कुल डंकन पास जो है वो लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे आ जाना है। डंकन पासेज जो है वो अलग करता है लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से। ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हमारे 75-25 क्वेश्चन हो गए, 75 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो कुछ एक डेफिनेशनों के साथ, कुछ एक लॉजिक बेस के साथ, और आगे हम लोग जो जितने भी पासेज हैं और जितने महाद्वीपीय जो क्वेश्चन है उनको और इकट्ठा करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास में। तब तक के लिए आप सब भी पढ़ते रहिएगा, क्लास को देखते रहिएगा। और इसके बाद जो आप सब रिवीजन के लिए जो है पिनाकल पब्लिकेशन की आई होप आप सबके पास बुक होगी 6500 प्लस TCS MCQ, जिसमें जनरल स्टडीज़ की SSC स्पेशल बुक है। तो आप सब इस बुक में से जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।